हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेकंड सेशन। और आज इस सेशन में हम कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं हम एक अच्छे से कोट्स के साथ। वर्क हार्ड एंड स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड स्टे पॉजिटिव। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा मोल कंसेप्ट से। The number of atoms in 0.1 mole of tetraatomic gas। देखो, नंबर ऑफ एटम बताने हमें। टेट्रा एटॉमिक गैस मतलब जो हमारी गैस है उसके 4 एटम एक साथ जुड़े रहते हैं, टेट्रा एटॉमिक गैस है। और 0.1 मोल में पूछा गया है। अगर हम 1 मोल की किसी मोनोएटॉमिक गैस की 1 मोल की बात करें तो उसमें नॉर्मल जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है उस पर उसमें कितने एटम होते हैं। एवोगैड्रो नंबर के इक्वल उसमें एटम्स पाए जाते हैं। 6.23 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है 0.1 मोल, नॉट 1 मोल, 0.1 मोल और टेट्राएटॉमिक गैस। तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर की 4 और 0.1 के साथ, तभी हमारे यहाँ पर 0.1 मोल में टोटल नंबर ऑफ एटम निकलेंगे। Next, how many grams of NaOH should be added to water to prepare 250 ml of 2 molar NaOH solution। अब पूछा गया है कि कितने ग्राम हमारा NaOH चाहिए हमें 2 मोलर 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। सिंपली सबसे पहले हम एक बेसिक सी चीज़ समझते हैं। यहाँ पर हमारा NaOH है, NaOH का अगर हम मोलिकुलर मास की बात करें तो 40 हो जाता है, क्योंकि 23 अराउंड सोडियम का होता है, 1 हाइड्रोजन का 24 और 16 इसमें ऑक्सीजन का रहता है। तो 40 ग्राम अगर हम 1 लीटर में डालेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे हम 40 ग्राम NaOH डालकर, तो वो हमारा 1 मोल के 1 मोलर सॉल्यूशन होगा, मतलब 1 मोल उसमें हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि 1 लीटर की जगह हमने 250 ml और 2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मोल निकालेंगे NaOH के विद रिस्पेक्ट टू 250 ml वॉल्यूम। तो मोलरिटी हमारी दी गई है 2 × 50, 250 और 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल हमारा यहाँ पर आ जाता है निकल कर। जो हमारा सॉल्यूशन है 250 ml 2 मोलर सॉल्यूशन निकलेगा, बनेगा, जो उसमें कितने मोल होंगे NaOH के 0.5 मोल होंगे। तो 0.5 मोल को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो हमारा 20 ग्राम्स बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो 40 ग्राम्स अगर NaOH लें हम तो वो 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा। तो 0.5 मोल यहाँ पर 20 ग्राम्स में हमारा जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए सिस्टम अब्जॉर्व 10 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 4 किलो जूल वर्क। अब्जॉर्व की इसने हीट 10 किलो जूल, वर्क किया 4 किलो जूल। इंटरनल एनर्जी हमें सिस्टम की निकालनी है। तो एक सिंपल इक्वेशन है फर्स्ट लॉ की, डेल्टा U = Q + W। इस इक्वेशन से हम जो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, कोई लेंथी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता, बट आपको कंसेप्ट की नॉलेज ज़रूरी है। सो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इनमें से कौन सी यूनिट ऐसी है जो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती है। तो जो टेम्परेचर पर जो इंडिपेंडेंट होगी डेफिनेटली उसमें वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा ऐसा है, वॉल्यूम को जब हम हीट देते हैं तो जो गैस है या फिर कोई लिक्विड है तो वॉल्यूम हमारा एक्सपेंड करता है, बल्कि जो वेट है, वेट पर हीट का या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करें डिक्रीज करें, वेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम होता है, वेट वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम आ गया,
मोलिलिटी, मोलिलिटी देखो नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम होता है, तो मोलिलिटी इज़ द राइट आंसर। मोलिलिटी है जैसे फोर्थ, ये इनकरेक्ट आंसर है, तो मोलिलिटी इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही आपने सभी जितने भी चैप्टर आगे मैं करवा रहा हूँ बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है और एक पॉजिटिव वे में इनको लेना है। कई बच्चे बोलते हैं सर PGIMS वाले CET वाले तो ये पेपर वापस देते ही नहीं हैं, तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से लेके आते हो। तो बच्चों ये एक एस्टीमेट होता है, खुद भी हमने एग्ज़ाम्स दिए हैं और जो स्टूडेंट होते हैं, जो और भी नए स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो वहाँ से ये डेटा सारा कलेक्ट किया जाता है। ये मैं भी नहीं कहता कि पेपर मेरे पास है, बट एक एस्टीमेट आपको दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे आप टैकल कर सकते हो। अगर एक 10-20 मिनट की वीडियो से आपका कोई 2-4 कंसेप्ट या पॉइंट लगा लो, वो भी क्लियर हो जाते हैं, तो ये एक अच्छा रहेगा आपके लिए। एग्ज़ाम तक बहुत सारे आप कंसेप्ट टॉपिक कवर कर लोगे और फिर आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो स्टडी आपने करना है, टॉपिक्स आपने सेलेक्ट करने हैं, तो देखो हमारा तो रोल इसमें बहुत थोड़ा होता है। सो डू वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। नेक्स्ट मूव करते हैं, द वैकेंट स्पेस इन BBC लैटिस। वैकेंट स्पेस कितना होता है, तो वैकेंट अगर BBC लैटिस की हम बात करें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, तो इसमें जो हमारा ऑक्यूपाइड स्पेस होता है वो 68% होता है, और वैकेंट जो हमारा बच जाता है, सेकंड आंसर 32% इज राइट आंसर। द करेक्ट स्टेटमेंट बतानी इनमें से, क्रिस्टलाइन डिफेक्ट में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज़ डिसलोकेशन डिफेक्ट, यही हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें, क्योंकि जो फ्रैंकल्स डिफेक्ट होता है वो डिसलोकेशन डिफेक्ट होता है। अदर स्टेटमेंट भी आप पढ़ सकते हो, जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट इज़ फाउंड इन हैलाइड्स एंड एल्कलाइन मेटल्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्कॉट्टी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, स्कॉट्टी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है। फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फैक्ट बेस हमारा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हाईएस्ट एनर्जी। क्वांटम नंबर का मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूँ, केमिस्ट्री वाली में क्वांटम नंबर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पढ़ लो, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ बताना है हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी हमारी किसी भी एटम में किस पर डिपेंड करती है, N और L पर डिपेंड करती है। उस एटम का क्या करेंगे हम, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें N और L को जोड़कर देखेंगे, जिसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो हमारा मैक्सिमम एनर्जी वाला हो जाता है। जैसे यहाँ पर पहले देखोगे आप 3 + 2 5, नेक्स्ट 4 + 2 4 + 2 6, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनता है 4 + 2 6, यही आंसर है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑर्बिटल ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर 3, ये L की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 दी गई है, और 3 में हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है। देखो सबसे पहला होता है हमारा N, उसके बाद आता है L की वैल्यू होती है वो N से 1 कम होती है, बट इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, दोनों तरफ ही जा सकती है। मे बी क्या, ये तो मतलब एक जितना भी, जैसे L की वैल्यू 3 है, तो 3 को हम +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3 तक लेके जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, यहाँ पर जो 7 ऑर्बिटल यहाँ पर पॉसिबल हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि ये जो क्वांटम नंबर वाला है ये बिल्कुल पक्का कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 2। एज्यूमिंग द वेलोसिटी टू बी सेम, द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज मैक्सिमम। यहाँ पर जो वेलोसिटी को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो हमने बताना है वेलोसिटी को हम कांस्टेंट अगर रखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन्स दिया गया है यहाँ पर, उनमें से किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। सो यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है लैम्डा, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ का और मास का।
तो मास और वेवलेंथ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास किसी चीज़ का मिनिमम होगा तो उसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ यहाँ पर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, व्हेन ए रिवर एंटर्स इनटू सी, जब एक रिवर सी में एंटर करती है तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। वो किसके कारण होती है? तो वो कोएगुलेशन के कारण होती है, क्योंकि जब एक रिवर जो एंटर करती है किसी भी सी में तो वो अपने साथ बहुत सारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स लेके आती है जो कि कोएगुलेशन करते हैं और यहाँ पर डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट है हायर द गोल्ड नंबर ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन बेटर इज़ द प्रोटेक्टिव एक्शन। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही गलत हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो गोल्ड नंबर है वो हमारा प्रोटेक्टिव एक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो किया गया है, बट इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड कुछ गोल्ड नंबर जैसे सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में दिए गए हैं उनको याद रखना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बतानी है। सो लेट्स रीड स्टेटमेंट, मैग्नीशियम आयन इज़ इम्पोर्टेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। सो मैग्नीशियम, पहली स्टेटमेंट इसमें मैग्नीशियम हमारे प्लांट के ग्रीन पार्ट में के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बिल्कुल है, क्यों है? क्योंकि जो हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो सेंटर में कौन सा एटम पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम एलिमेंट हमारा सेंटर में पाया जाता है। ऐसे ही अगर हम हीमोग्लोबिन को देखें, हीमोग्लोबिन में हमारा आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम आयन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद ATP, राइट। कैल्शियम आयन आर इम्पोर्टेंट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, दिस इज आल्सो राइट। फोर्थ स्टेटमेंट है कैल्शियम आयन नॉट इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज कैल्शियम आयन इज मस्ट for the working of our muscles and clotting of blood. On heating, which of the following releases CO2 most easily? इनमें से कौन सा मोस्ट इजली CO2 रिलीज करेगा? तो मैग्नीशियम वाला जो कार्बोनेट है हमारा वो मोस्ट इजली CO2 रिलीज करेगा बिकॉज ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ मैग्नीशियम एंड मैक्सिमम है यहाँ पर मैग्नीशियम की पोलराइजिंग पावर। तो जो हीटिंग है उसके बहुत जल्दी वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इन रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से हमने चूज करनी है। बुना एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल रबर, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर इज दिस, क्योंकि बुना एन हमारा नेचुरल रबर नहीं होता था। PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, इज राइट आंसर, राइट सॉरी स्टेटमेंट। PAN स्टैंड्स फॉर पॉलीएक्राइलाइट, बिल्कुल राइट है ये भी। PMMA स्टैंड फॉर पॉली मिथाइल एक्राइलेट, राइट। तो हमारा फर्स्ट इज आंसर। हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर, इसको हम क्या कहते हैं? जो नेचुरल रबड़ है उसको हम, नेचुरल रबड़ हमारा बहुत सॉफ्ट और लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम थोड़ा टाइट बनाने के लिए उसमें उसको सल्फ़र के साथ हीट करते हैं, इसी को तो कहते हैं वेल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। सो सेकंड इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग चेन ग्रोथ पॉलीमर, इनमें से चेन ग्रोथ पॉलीमर है हमारा जो पॉलीप्रोपाइनिल इज द चेन ग्रोथ पॉलीमर। सो मैं हर बार बोलता हूँ आपको ये पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स और भी जो कुछ चैप्टर हैं जैसे सॉल्यूशन में एनवायरनमेंट वाला है, जो डेली लाइफ वाला जो हमारा एवरीडे केमिस्ट्री वाला है, इनको तो आप रट लो, ये बिल्कुल NCERT से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। अब इन्हीं चैप्टर को आप अगर अच्छे से करोगे तो 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो हाइड्रेट्स हैं 16 ग्रुप के, उसका हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है यहाँ पर। तो C हमारा इसमें आंसर दिया गया है। सो H2O का यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका एक रीज़न है।
ये आप देख लेना, और जो अदर स्टेटमेंट दी गई है वंडर वाल फोर्सेज, और ये आप देख सकते हो। डाई ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, डाई ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई ऑप्शन है जैसे हीटिंग ऑफ KClO3, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सभी प्रोसेस से हम डाई ऑक्सीजन बना सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर occupies 22.4 liter. The fact is derived from this fact is known as Avogadro hypothesis. सभी को याद होगा ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। और ये गैस इक्वेशन दी गई है जैसे PV = nRT। सो यहाँ पर ये डिराइव किया गया है कि 1 मोल 22.4 लीटर जो हमारा वॉल्यूम के बराबर क्यों होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, कौन सा इनमें से प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का मेथड नहीं है। लिक्विफिकेशन बिल्कुल एक प्यूरिफिकेशन का मेथड है। डिस्टिलेशन इज आल्सो ए प्यूरिफिकेशन मेथड। जोन रिफाइनिंग मेथड इज आल्सो प्यूरिफिकेशन मेथड। गैल्वेनाइजेशन हमारा जो होता है वो हम करते हैं किसी भी मेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोजन से, तो गैल्वेनाइजेशन इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, सेल्फ रिडक्शन से हम यहाँ पर सभी मेटल्स को ड्राइव कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैवी वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, हैवी वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 11.6 डिग्री सेल्सियस पर। नॉर्मल वाटर होता है हमारा उसकी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। हैवी वाटर क्या होता है हमारा, D2 इज हैवी वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिटरमाइन द वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज कलरलेस लिक्विड इज वाटर और नॉट। इनमें से क्या ऐसा चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा एक कलरलेस लिक्विड है हमारे पास वो वाटर है या फिर कुछ और है। सो देखो पहला ऑप्शन इसमें मेल्टिंग। अब वाटर को मेल्ट करके थोड़ी देखेंगे कि ये वाटर है या फिर कुछ और है। टेस्ट से भी क्या पता हमें पता ना लगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है फिनोफ्थिलिन से भी पता नहीं चलेगा, ये डाइज होती हैं। ऐड ए पिंच ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, अगर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट उसमें डालेंगे थोड़ा सा तो वो हमारा वाटर ब्लू कलर का हो जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कलरलेस लिक्विड वाटर है या कोई एसिड या फिर बेस नहीं है, क्योंकि फिर कॉपर सल्फेट अगर कोई एसिड या बेस होगा तो उसके साथ अलग रिएक्शन शो करेगा। नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बेंजीन बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ HNO3 H2SO4 इन द मिक्सचर। नाइट्रिक एसिड इस रिएक्शन में हमारा एक बेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जनरली एसिड की तरह ही बिहेव करेंगे, बट यहाँ पर बेस की तरह बिहेव करता है। एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर आप इसके एक बार बना के देख लेना, बाकी ये आंसर सेकंड दिया गया है 4 स्टीरियो आइसोमर, इसके आप बना के देख सकते हो। मैं PDF आपको लिंक में या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो। विच कैन नॉट एक्ट एज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट नहीं कर सकता। तो एम्बिडेंट वो होते हैं जो दोनों एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हों। अब जैसे ऑप्शन देखेंगे सी एन बिल्कुल N भी दे सकता है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड 2 बनते हैं इसमें। NO2 ये भी बिल्कुल एम्बिडेंट है। SCN ये भी एम्बिडेंट है। OH हमारा ऐसा है जिसमें एक ही एटम हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज सुटेबल फॉर SN1 रिएक्शन के लिए हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन चाहिए होता है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में हमारा जो कार्बोकैटाइन की रीअरेंजमेंट होती है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन हमें चाहिए। SN1 मैकेनिज्म में के लिए कौन सा इनमें से करेक्ट है। SN1 मैकेनिज्म में हमारा इन्वर्जन नो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन इज द राइट आंसर। SN1 SN2 रिएक्शन
अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको बताऊं, जो मेन कह सकते हो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रामबाण है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो है हमारी जो एनसीईआरटी की +2 वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है। पार्ट 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो हमारा +2 का है नोट, वो जो एनसीईआरटी की बुक है उसे आप पढ़ सकते हो लाइन टू लाइन। उसे आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ो। इसके लिए आप +1 का थोड़ा बहुत ये जैसे जीओसी वगैरह, आईयूपीएसी नेम वगैरह, ये आपको आना चाहिए और आप इजीली उस बुक को लाइन टू लाइन पढ़ सकते हो। उसमें यही है कि सभी का प्रिपरेशन आपको याद होने चाहिए, एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर और जो कुछ इफ़ेक्ट दिए गए हैं वो याद होने चाहिए। तो बहुत इजीली उस बुक से क्वेश्चन आता है और वो बुक आप 10 दिन में आप पढ़ सकते हो आराम से और आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे बहुत डरते हैं। और मैं अगर ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो मैं आपको कंसेप्ट समझा कैसे सकता हूँ, मेरे को ये बताइए आप, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फायर एक्सटिंग्विशर, इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं अंडर नेम ऑफ फायरिंग? तो इसमें CCl4 वी यूज एज द फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफ्रिजरेंट में हमें कौन सा इसमें से यूज़ करते हैं? तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है, डाईफ्लोरोकार्बन, या जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, वो हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फेरॉन 12, फेरॉन 12 भी हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं और वो भी सेम गैस होती है, कार्बन, जो डाईफ्लोरोकार्बन वाली ये गैस होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये गैस क्या करती हैं? ओजोन को इफेक्ट करती हैं, ओजोन को इफेक्ट करती हैं। कई बार जो बच्चे हैं ना, इस गैस को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस गैस के साथ कंफ्यूज करते हैं। ये स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये एक मेजर रोल इसमें प्ले करती हैं अगर हम एनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो। याद रखना है। IUPAC नेम बताना इस कंपाउंड का। सबसे पहले सिंपल में हम इसको लिखेंगे और लॉन्गेस्ट चैन हमारी जो है 1 2 3 और 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हमारा, क्योंकि ये जो सिंगल कार्बन यूनिट यहाँ पर जुड़ी हुई है मिथाइल। ओके, नेक्स्ट IUPAC नेम है ये जो चेन वाला है, इसमें बताया गया जैसे इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन वाला है, 3 पर ये इथाइल जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इथाइल से हम शुरुआत करते हैं। सेकंड इज राइट आंसर 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है हेक्सेन इसलिए। ऐसे स्ट्रक्चर को, लाइन वाले स्ट्रक्चर को, जहाँ पर ये बेंड होता है इसमें समझ लो वहीं पर कार्बन है और एंड पर कार्बन होता है। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन। ऐसे ही IUPAC नेम आप एक बार जर्नल फार्मूले इनके देख कर आसानी से कर सकते हो। ये बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सचर ऑफ। बफर सॉल्यूशंस देखो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। कई बार तो मतलब एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ए pH रेगुलेटर। जो हमारा pH रेगुलेटर बफर यूज़ करते हैं हम, और बफर का यूज़ जहाँ भी जो भी कुछ पढ़ोगे आप, जैसे कोई भी कोर्स करोगे, बफर 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 बहुत बार बफर हम यूज़ करते हैं। जितने भी केमिकल्स होते हैं उनके साथ डील करते हैं, बफर हमेशा ही आता है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट हमारा जो कंडीशन होती है, pH को बफर कंट्रोल करता है। और बफर को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। अगर हम देखो बफर हमारे 4 टाइप के होते हैं, या तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ प्रिपेयर किया होता है। तो ये बफर एक बार आप पढ़ लेना। इसमें से बफर के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो फर्स्ट जैसे सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड इन वाटर, इससे भी हम बफर प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड NaCl और HCl, इससे हम साल्ट और एसिड से हम बफर प्रिपेयर नहीं कर सकते। अमोनिया एंड NH4Cl वाटर, इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में है और दूसरा एसिड्स की में। सो लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ यहाँ पर आंसर बनता है हमारा
एक बार बफर आपने पढ़ लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कौन सा साल्ट यहाँ पर देगा। देखो हाइड्रोलिसिस होने के लिए हमारा जो कंजुगेशन एसिड या कंजुगेट बेस होना ज़रूरी है, वीक एसिड हो या उसमें फिर बेस हो। सो यहाँ पर जैसे और आप देखोगे KNO3 है, NaCl है और K2SO4 है, ये सारे क्या होंगे, ये डिकम्पोज हो जाएंगे। बट फर्स्ट वाला जो हमारा है वो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस शो करेगा, और हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पर जो हमारा ये वाला CH3COO पॉजिटिव और Na पॉजिटिव हमारा बनेगा। विच विल अंडरगो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, इनमें से कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस जो एसिड साल्ट है वो हमारा कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस शो करता है। थर्ड इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें देखो साल्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक एसिड वाला पार्ट मिलेगा, एक बेस वाला। तो SO4 इज पार्ट ऑफ H2SO4 एंड NH4 इट्स बेस। ओके, ए 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हैज़ pH, सोडियम बाइकार्बोनेट है, pH डेफिनेटली बेसिक होगा, तो 7 से अबव हमारा यही pH इसमें रह जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सी इज़ द राइट आंसर। हीट पोल्यूशन इफेक्ट, हीट पोल्यूशन हमारा किस किस को अफेक्ट कर सकता है। देखो वेजिटेशन को इफेक्ट इतना नहीं करेगा। एक्वेटिक क्रिएचर को ज़्यादा हीट इफेक्ट करती है, बिकॉज डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है और ड्यू टू लेस ऑक्सीजन जो हमारा एक्वेटिक फ्लोरा कह लो या फिर जो एनिमल्स है वो सारे इफेक्ट होते हैं। अदर ऑप्शन है जैसे रॉक्स, हीट, इन पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी। कौन सी गैस रिलीज हुई थी, सी आंसर CH3NCOO, जिसे हम मिथाइल आइसोसाइनेट गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स हमारा क्लोरोमाइसिन इज राइट आंसर। ड्यूरिंग द रिचार्जिंग लेड एसिड स्टोरेज बैटरी द रिएक्शन ऑफ एनोड, ये क्वेश्चन बिल्कुल 2016 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग रिचार्जिंग जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो कौन सी रिएक्शन एनोड पर होती है, तो रिचार्जिंग के टाइम पर ये वाली रिएक्शन हमारी एनोड पे होती है। याद कर लेना है, बेसिक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि एक जगह इलेक्ट्रॉन्स का हमारा लॉस होता है, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। ओके, जो हमारी दोनों प्लेट्स होती हैं इसमें लेड की बनी होती हैं और H2SO4 हमारा इसमें एसिड होता है। ये रिएक्शंस आपने लर्न करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इवॉल्व H2 गैस इनमें से कौन सा नहीं इवॉल्व कर सकता। प्लेटिनम इसमें से इवॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है देन H2। विद F हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, फ्लोरीन के साथ इनमें से Mn मैग्नीज कौन सी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, तो हमारी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन की Mn के साथ बनती है वो +4 बनती है। विद ऑक्सीजन हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, ऑक्सीजन के साथ ये +7 स्टेज तक देता है, क्योंकि ये KMnO4 यहाँ पर एग्जांपल इसका दे सकते हो, मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। D&F फ्लो का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। KMnO4, पोटासियम डाइक्रोमेट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये रिएक्शंस लर्न करनी है। ऑक्सीजन स्टेबलाइजेज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू फॉर्म डबल बॉन्ड इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनमें एक्सेप्शनल जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं दो ग्रुप्स में, ये याद करनी है। जैसे Mn की और Fe की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहाँ पर s ऑर्बिटल हमारा कंप्लीट हुआ नहीं होता, पहले D में इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं। एक्सेप्शन है, याद रखना है। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में X, यहाँ पर ये X हमें बताना है क्या है, तो X यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट ऑफ X अबाउ रिएक्शन कैन नॉट बी, इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, तो 3 इज़ द राइट आंसर।
फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो फाइनल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जैसे 100 था, 100 से 50 हुआ, 50 से अब 25 होगा, क्योंकि जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारी 100, अब 100 इनिशियल कंसंट्रेशन पे हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करेगा, वो जो उससे पहले वाला जो प्रोडक्ट बना था उस पर डिपेंड करता है। जैसे 100 से 50 हुआ, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से इसका हाफ होगा। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करता, ये हमारा जो रेडिएक्टिविटी होती है उसकी तरह काम करता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14 इट्स लैम्डा दिया गया है, तो हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। एक सिंपल हमारा फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है। सेकंड इज द राइट आंसर। हाफ लाइफ पीरियड हमें हमारा निकल आएगा 1% फिनोल एक्ट एज। 1% फिनोल को हम कैसे 1% फिनोल हमारा कैसे एक्ट करता है। 1% फिनोल हमारा एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करता है। अगर हमारी जो एंटीसेप्टिक की तौर पर अगर इसे हम यूज़ करें तो लेस देन 1% हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक केमिकल है। इट मे बी हार्म अगर आवर स्किन इफ़ कंसंट्रेशन टेकन मोर देन द डिस्क्राइब्ड वैल्यू। केमिकल कंपाउंड यूज्ड फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस वाले जो हमारे ब्रेन पर काम करने वाली जो केमिकल्स होते हैं उन्हें हम ट्रांसक्युलाइजर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टेल्कम पाउडर। इनमें से टेल्कम पाउडर का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। जिंक सल्फाइड इज द राइट आंसर, बिकॉज टेल्क भी होता है और परफ्यूम भी होता है उसमें, और जिंक स्टेरेट भी होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन निकल, और ये जो 6 H2O के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं साथ में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ माय फेवरेट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज इन चैप्टर में क्या है, एक तो आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालने आने चाहिए, थोड़ा सा और इलेक्ट्रॉन का नॉलेज होना चाहिए, और आप क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो निकल और H2O है हमारा। पहले तो निकल की हमें जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। और फिर H2O का हमने देखना है कि ये वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर ये साइनाइड CN की तरह स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो इनकी पेयरिंग अंदर करवा देता। तो अगर इनकी पेयरिंग एडजस्ट अंदर हो जाती तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे कितने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेंगे, और इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं। इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से हम मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं। सिंपली हमें इस फार्मूला में उसको पुट करना है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को दे रखा है। जैसे K3FeCN6, यहाँ पर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर अंदर फिलिंग करवा देगा। क्योंकि अगर देखो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर अगर जो नॉर्मल लिगेंड होता CN नहीं होता H2O होता, तो क्या होता, ये जो पेयरिंग यहाँ पर डबल डबल हो रखी है, सबसे पहले तो जितने हमारे 2 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन का हमारा ऑर्बिटल भी 5 है, तो 5 में से एक एक इनके बाटे आता और ये फील्ड हो जाते। बट ये पांचों उस कंडीशन में अनपेयर्ड रहते। बट CN हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करेगा, इनको अंदर धकेल देगा, अंदर वाली ऑर्बिटल्स में धकेल देगा, सेल्स में इसको पुश कर देगा, और ये पेयरिंग हो जाएगी और हमारा सिंगल एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम ईजिली अपना मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई, करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड की एनर्जी दी गई है,
ध्यान से देखोगे तो सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी कम दे रखी है। सो पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज आंसर। H2O is a polar whereas BeF2 सॉरी इज नॉट, बिकॉज ये हमारा पोलर है, ये हमारा पोलर नहीं है। तो अब स्ट्रक्चर्स पे देखोगे तो हमारा BeF2 का लीनियर स्ट्रक्चर हो जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन H2O हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज में होता है और इसी के कारण हमारे H2O में पोलरिटी आती है। सो फोर्थ इज द राइट आंसर, जो क्योंकि जो H2O का स्ट्रक्चर है एंगुलर है, बट BeF2 का स्ट्रक्चर लीनियर है। जैसे यहाँ पर एक दो अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको देखने को मिले होंगे, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हमारा जो बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल हमारा बायोलॉजी में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, अच्छे से करो, दोनों जगह क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इन डीएनए, डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जैसे प्यूरिन और पायरिमिडिन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन हमारे प्यूरिन होते हैं, और साइटोसिन और थाइमिन हमारे पायरिमिडिन होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री में जैसे ए का टी होता है, सी का जी होता है, ओके। और आरएनए में क्या फिर अलग होता है, थाइमिन की जगह यूरासिल ले लेता है। और आरएनए डीएनए में क्या चेंज है, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए मोस्टली सॉरी आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और आरएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। और क्या है इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है, उसमें राइबोज शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए मैंने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इफ़ pH ग्रेटर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द अमाइनो एसिड मूव टुवर्ड कैथोड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एट द पॉइंट अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट द ज्वेटर आयन, द आइसोइलेक्ट्रिक pH होता है हमारा जब, तो उसमें जो ज्वेटर आयंस की फॉर्मेशन होती है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। आइसोइलेक्ट्रिक pH को ज्वेटर आयन के साथ लिंक करना है, याद रखना है। Diazotizations can be carried out by action of NaNO2 and dilute HCl at ice cold temperature। तो इसमें क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगी, एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड और एल्फेटिक अमाइंस। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आइस कोल्ड में हमारा जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन सेंडमेयर नेमिंग रिएक्शन है, तो क्लोरोबेंजीन इसमें प्रोडक्ट बनेगा। नेमिंग रिएक्शंस को याद रखो, दो क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन के पक्के, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में इंटरफेयर करेंगे, बस जरूर पूछेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, एसिडिक बताना है। सेकंड इज द राइट आंसर, बिकॉज ऑफ M&I इफेक्ट ऑफ NO2। When 3,3-dimethyl 2-butanol is heated with H2SO4, द मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा जो एल्कोहल की और H2SO4 की जो रिएक्शंस हैं, तीन रिएक्शंस हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर, वो आपने याद रखनी है। यहाँ पर जो सेकेंडरी एल्कोहल है उसके साथ क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल हमारा क्या देता है, तो ब्यूटीन यहाँ पर देता है। नेक्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट ऑब्जर्व्ड इन, एल्डोल कंडेंसेशन कौन से इसमें नहीं होगी। जो फर्स्ट केस है हमारा क्लोरल में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा राइट अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस में एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर नहीं होगी। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए याद रखना है अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। इनमें से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, 3 देगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ओवर होता है। तो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बताई है बुक NCERT की, आपको पहले भी पता होगा, बट उसको आप रीड करके आसानी से अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में आ सकते हैं आपके। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। सो
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए वीडियोज़ को। सो थैंकफुल टू यू गाइस, बाय।